हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ एस्ट्रोनॉमी का दूसरा पार्ट लेकर। तो अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले हो जरूर देख ले। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सच्ची में तुम लोगों का हाथ है मेरे पापा के एक्सीडेंट में? क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मुझे ये पता चला कि तुम लोग हमारी बहुत बड़ी लैंड को खरीदना चाहते थे। ये सुनने के बाद टाई उसे बोलता है, अगर मुझे तुम्हारी कंपनी के रिलेटेड या फिर तुम्हारी कंपनी के अंडर आए कोई भी ज़मीन लेने होता तो उस टाइम पे मुझे तुम्हारे पापा को कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। आई थिंक उससे कुछ और करके भी मैं ला सकता था। तो इतना थर्ड क्लास गेम तो मैं ना खेलूँगा, लेकिन तुम जो समझना है समझ सकती हो। ऐसा हो बोल दे, तल सी बात है यार, मैं इस घर पे रहता हूँ और सबको पता है कि आई एम योर स्टेप ब्रदर। उस टाइम पे ये चीज़ सबको आइडिया लगनी चाहिए कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मीन्स तुम्हारी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए कोई मुझे फ्रेम कर रहा है। वो बोलती है, सच में अगर कोई तुम्हें फ्रेम कर रहा है तो मैं पता जरूर लगाऊंगी। ऐसा हो बोलती है। उसके बाद हमें देखा जाता है अगले सीन, जहाँ पर टाई कहीं जा रहा होता है। जियांग वहाँ पर जियांग टाई को बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम अभी भी इतने फ्रीली यहाँ पर घूमने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है याओ तो तुम्हें लाइक नहीं करती और याओ तुमसे नफरत करती है, और ऐसे भी याओ के पापा तो हॉस्पिटल में। वो बोलता है, हाँ मुझे पता है अंकल हॉस्पिटल में, और तुम्हें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है? वो बोलता है, तुम तो ढाका गैंग के लीडर हो ना, तो मुझे तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ कॉप एंड यू आर अ ब्लडी क्रिमिनल। ये सुनने के बाद वो हंसता है और बोलता है, नॉट बैड जियांग, तुम्हारे तो 5 ईयर पहले जो स्किल थे तुम्हारे उससे तो काफ़ी बेटर हो गए। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकालने लगे हो, लेकिन इतना जान लो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुली होने नहीं पाओगे, क्योंकि मैं उतना ही तुम्हें पता करने दूंगा जितना तुम्हें लिए जानना जरूरी है। वो बोलता है, इस चूहे बिल्ली के खेल में तुम एक चूहे हो और मैं एक बिल्ली हूँ, और कब तक भागते रहोगे? किसी न किसी दिन तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसा पता लगा ही लूँगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि कानून के अंदर, कानून के दायरे में लाना मुझे तुम्हें आता है। वो बोलता है, कानून के बारे में तुमसे ज़्यादा मुझे पता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। 6 साल पहले कुछ रीज़न की वजह से शायद मैं अपने मेन नेम से भटक गया होऊँगा, लेकिन मुझे पता है कानून को कैसे खेला जाता है, कानून के साथ कैसे खेला जाता है। और दूसरी बात, तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ रहे हो। वो बोलता है, मैं तुम्हें जेल पे तो डलवा के रहूँगा। तब जियांग को टाई बोलता है, उसके लिए कोई और लगेगा, तुम नहीं, क्योंकि तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम मुझे पकड़ो और मुझे जेल पे डाल सको। जब तक तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये बोल रहे हो कि आई एम अ कॉप और मैं एक गुंडे हूँ, आई अप्रिशिएट दैट ब्रो, क्योंकि तुम मेरे एक टाइम पे अच्छे दोस्त थे, तो मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं, कभी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, सपने, हेलुसिनेशन, एक डिल्यूजन भी ना एक लेवल तक ही सही है, वरना ना इंसान बौखला। 6 साल पहले, 5 साल पहले मैं ही तुमसे बेटर था। जब तक मैं पुलिस एकेडमी में था, कभी याद है तो कि तुम फर्स्ट आए थे? नहीं ना। जब तक मैं था, मैं ही टॉप था, मैं ही नंबर 1 पे था, तब तुम नंबर 2 पे थे। जैसे मैं निकला उसके बाद तुम नंबर 1 पे आए हो ना, तो अभी तुम्हें लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। देन ब्रो यू आर रॉन्ग, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक तुम नंबर 1 पे तो नहीं आ सकते। मैं जब तक चाहूँ तब तक ही तुम्हें नंबर 1 पे रहने दूंगा। ऐसा बोलता है। वो बोलता है, याओ का तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता याओ का, लेकिन ये जरूर है कि तुम अपने डिलीजन से थोड़ा बाहर आओ दोस्त, क्योंकि मर्द जात इस तरह से डिलीजन में अच्छे नहीं लगते। बोल के वहां से चला जाता है। टाई था, वो किसी को कॉल करके बोलता है कि मॉम और अंकल का ख्याल रखने के लिए किसी को हाई करो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं उन लोगों पे। ऐसा बोलता है। टाई याओ के पास जाता है और उसके बाद वो बोलता है, ये लो तुम्हारी कंपनी के लिए जो जरूरी पेपर से वो मैं ला चुका हूँ और तुम्हें इनसे बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। याओ बोलती है, हाँ मैं समझती हूँ कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, लेकिन तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच इतना कुछ होने के बाद भी। वो बोलता है, आई नो, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, मॉम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड मॉम तो तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ चुकी है ना। तभी जो याओ थी वो बोलती है, तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं एक गर्ल हूँ और मैं किसी के मदद के बगैर कुछ कर नहीं सकती। चाहे शेयर होल्डर को डराना हो या फिर कुछ भी करना हो, तुम ये प्रूव करने की ट्राई कर रहे हो कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, नहीं मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती हूँ इस बार। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है, देखो तुम्हें पसंद नहीं है मेरा ये काम करना, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे गैंग से बहुत नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के पीछे मेरे गैंग का ही हाथ है। वो सब कुछ तुम पता लगाओ, तुम्हारा काम है, मैं कोई यहाँ पर सफाई देने के लिए आया नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ना अपनी कंपनी को बचाने के लिए। अंकल हॉस्पिटल में पड़े हुए थे एट दैट टाइम, तुम इस तरह से बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकती। ऐसा हो बोलता है। उसके बाद या उसे बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो बोलता है, क्या? तभी वो बोलती है, तुम्हारे हाथ पे स्कार्स
और वो सेम स्कार मैंने जियांग के हाथ में भी देखा था। तो एक ही तरह का स्कार दोनों के हाथ में? वो बोलता है इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है जब 5 ईयर पहले, ऑलमोस्ट 6 ईयर पहले, जब ये वो ट्रेनिंग एकेडमी में था, पुलिस एकेडमी में, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अटैक हो गया था। और उस टाइम पे, फायरिंग के टाइम पे, जियांग को चोट लगने वाली थी, जियांग के ऊपर चोट लगने वाला था। उसी को बचाने के लिए जो हमारा बंदा है टाई गया था, और दोनों एक ही साथ गिरे थे और एक ग्लास टूटा था। दोनों जो हाथ वाला साइड था उसी ग्लास के ऊपर दे मारे थे। इस बात वो बोलता है ना, बाकी तो कुछ नहीं। और उसने पता नहीं क्या स्टोरी बताई होगी तुम्हें, मुझे उस पर इतना ज़्यादा भरोसा तो है नहीं। और तभी याओ को वो बोलता है देखो, मुझे ना बस इतना बताना है, हमारे गैंग का एक रूल है, और आइदर वो रूल मिस्टर मोरी देते जो मेरे भी लीडर है, या फिर मैं देता हूँ। कोई भी ऑर्डर देना होता हम दोनों में से एक ही देते। वो बोलते अगर तुम्हारे गैंग का रूल किसी ने तोड़ा तो? वो बोलता है अगर किसी ने हमारे गैंग का रूल तोड़कर बाहर काम करने की ट्राई किया, या फिर कुछ ऐसा किया जो हमारे गैंग के अगेंस्ट हो, उस टाइम पे हम लोग आराम से उसको पनिशमेंट देंगे। वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, हमारी कुछ उसूल है। तभी वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो जिस जगह पे मेरे डैड की एक्सीडेंट हुई थी उस टाइम पे तुम्हारे गैंग का वो लोगो वाला कार्ड कैसे? वो बोलता है तो सिंपल सी बात है ना, कोई मुझे फंसाने की ट्राई कर रहा है। वो बोलती है तुम्हें कौन फंसाना ट्राई? बोलता है अब वही होगा ना जिसको मेरे फंसने से फायदा होगा। वो तो तुम बहुत समझदार हो, आई थिंक मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। वो बोल के वहां से चला जाता है। या थोड़ी देर तो सोच लगती है, उसे याद आता है जियांग के हाथ पर भी तो सेम स्कार था, और उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि जियांग टाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इसीलिए अब उसकी शक की सुई जियांग की तरफ चली जाती है। वो जियांग से मिलने जाती है। जियांग उसे बोलता है तुम कैसी हो? तभी वो बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे बस ये पूछना था कि मेरे डैड के केस का क्या हुआ। तभी वो बोलता है डागाई गैंग का लीडर जो है, मतलब टाई, उसी के ऊपर सस्पेक्ट है। ये सुनने के बाद याओ बोलती है तुम कैसे बता सकते हो, कैसे गांडे के साथ बोल सकते हो कि वही होगा मेरे डैड के एक्सीडेंट के पीछे? वो बोलता है क्योंकि उससे पहले कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो टाकाई गैंग लेना चाहता था, और उसके बाद वो लोग तो सक्सेसफुल हुए नहीं। और ये भी सुना गया है कि तुम्हारे डैड को उसने धमकाया भी था। तभी याओ को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। वो बोलती है एक बात बताओ, प्रोजेक्ट काफी बड़ा था और वो लैंड तुम्हें पता है उस लैंड की वैल्यू, और जरूरी नहीं है ना सीधा हम ढाई बार ही पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर कोई और फर्दर कंपनीज है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहती थी, और वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन सकते थे, करोड़ों वाले बिल्डिंग्स। तो मुझे लगता है सिर्फ टाइप इट आउट करना इज नॉट, और कोई और भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ, बड़ा शक हमारा वहीं पर है, और मैं कुछ दिनों में सबको साबित कर दूंगा। वो स्माइल करती। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो जियांग था वो हॉस्पिटल में आता है याओ से मिलने के लिए। याओ उसे देखती है और उसकी बाप भी उसके साथ आया हुआ था, उसके हाथ पे चोट था। तभी याओ बोलते हैं तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? तभी उसके डैड बोलते हैं एक्चुअली कल किसी ने इस पे हमला किया। वो बोलते क्या? तभी वो बोलते हाँ एक्चुअली कल किसी ने हमला किया। वो उसे बोल रहा होता है अपने पापा को कि पापा रहने दो, वो टेंशन में पड़ जाएगी। लेकिन अंकल बोलने लगते हैं कि ये कोई तो केस के बारे में स्टडी कर रहा है, शायद वो लोग नहीं चाहते कि वो उस केस के बारे में पता लगाए, या फिर तुम्हारे डैड के असली कल्पित के बारे में पता लगाए। तो उस जो भी था उसने इस पर हमला किया, और इसने जिससे तैसे अपने आप को सर्वाइव किया। या वो बोलते हैं डोंट वरी, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना ख्याल रखो, और तुम्हें इस केस में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। वो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना, और मैं इस केस को देखना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है बाद में याओ बोलती है मैं तुम्हें बाद में मिलने के लिए आऊँगी। घर जाने के बाद उसके पापा उसे बहुत डांटने लगते हैं। ये बोलते हैं कि तुम तो लूजर हो, तुमसे एक छोटी सी लड़की हैंडल नहीं हो रही है। अगर उसे सच पता चलेगा तो क्या होगा? कब तक तुम टाई के ऊपर ब्लेम लगाते फिरोगे? और तब पता चलता है कि अंकल जी को कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन था ताई से, और अपने खुद के बेटे को बहुत हेट किया करते थे। वो बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया, तुम कहीं भी अच्छे नहीं हो, तुम हर चीज़ में बहुत डिसअपॉइंटिंग हो। और यांग को बहुत गुस्सा आने लगता है बीइंग ऑलवेज सेम्ड ऑफ व्हाट ही इज। मतलब बोलते हैं ना पुलिस एकेडमी में भी वो कभी टर्मरन था नहीं, और अभी भी वो कुछ ऐसा कर रहा था जो उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, डिसअपॉइंट कर रहा था। और देखने से ऐसा लग रहा था कि याओ के पापा के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी का था, क्योंकि अंकल जी यही बोल रहे थे कि वो लैंड हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम यूजलेस हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने बेटा कहते हुए, बोलकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो यंग था वो बहुत गुस्से में आता है। ये बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुमने मेरी लाइफ को जानम करके रखी है। उसे बस याओ का रिजेक्शन कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती, और टाई का ये बोलना कि तुम जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम नंबर वन कभी नहीं हो, यही सारी बातें। और अपने डैड के ताने याओ। अब हमें दिखाया जाता है याओ से मिलने के लिए
टाई हॉस्पिटल पे चला जाता है। वहाँ पर पहले अपने असिस्टेंट को बोलता है कि यहाँ पर कोई मिलने के लिए आया था क्या? इसको कुछ सस्पिशियस, वो उसे सारा सच बता देता है कि जियांग आया हुआ था। जियांग का तो वो देख लेगा, बाद में वो अंदर जाने वाला था, याओ को रोते हुए देखता है। वो अपने डैड से बोल रही थी कि मुझे सब कुछ झूठ लग रहा है, सब लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, कोई मेरी फीलिंग के लिए सिंसियर नहीं है। डैड मुझे बताइए, आप उठिए और मुझे बताइए कि मुझे कौन-सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। मुझे आपकी बेटी बन के रहना है और मुझे आपकी एक प्राउड डॉटर बनना है। आपको कभी अफ़सोस ना हो मुझे पैदा करने पर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है कौन झूठा है। पापा ऐसा बोल के रो रही होती है, और तभी ये जो टाई था उसे बहुत बुरा लग रहा था। या उससे बोल रही होती है अपने पापा को कि पापा आप अगर एक बार उठ के मुझे गले लगाते तो मुझे अच्छा लगता, मैं बहुत अकेली हूँ। और उस टाइम पे वो ये बोल रही होती है, मुझे सच तो पता लगा नहीं पापा, मैं उन लोगों को हमारी कंपनी का वो लैंड नहीं लेने दे सकती, क्योंकि उसमें मेरी और मॉम की बहुत सारी यादें जुड़ी है। बोल कर रो रही होती है। तब पता चलता है जिस लैंड को ढाका गैंग और कोई और कंपनी लेना चाहती थी, उस कंपनी के लेने का तो रीज़न क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन याओ कभी बेचना नहीं चाहते थे, ना याओ के पापा, क्योंकि उसकी मॉम जब मरी थी उस टाइम पे वही ज़मीन पे उन्होंने गाड़ा हुआ था, और एक पेड़ था जिसके नीचे याओ हमेशा रहा करती थी, वही पेड़ जहाँ पर याओ लास्ट टाइम बर्थडे मनाई थी। वो बोल रही होती कि मेरे और मेरे मॉम की बहुत ज़्यादा ताज़ा यादें है डैड, मैं उसको कभी भी जाने नहीं दे सकती। तभी टाई ये सब कुछ सुनता है, वो वहाँ से चला जाता है। पार्किंग एरिया में बैठकर सोच रहा होता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं तुम्हें कभी तुम्हें मैं कभी भी तुम्हें रोने नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें इस बात के लिए साथ रोने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे मॉम की जो भी याद है उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। और उसके बाद वो अपने मास्टर के पास जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि उस लैंड को हम नहीं लेने वाले, उसका प्रोजेक्ट हम ड्रॉप करते हैं। तभी मिस्टर मोरी बोलते हैं कि क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता। तभी वो उसे दूर का तमाचा लगाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, हमारे करोड़ों की डील उसको तुम तोड़वाना चाहते हो। वो बोलता है इसके बदले मास्टर मुझे जो पनिशमेंट देना है वो दे सकते हो, मैं यहाँ पर 5 साल रहा हूँ इस गैंग में, और मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं यार, आपको पता है आप मेरी सिंसियरिटी को बहुत अच्छे से जानती हो, तो इन रिटर्न जो चाहिए वो ले लो, लेकिन प्लीज़ उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दो। मिस्टर मोरी बोलता है एक औरत की वजह से ढाकाई गैंग का लीडर बहक गया, कमज़ोर पड़ गया। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ उसूल है, लेकिन इससे आगे मैं कभी कुछ मांगने वाला हूँ नहीं आपसे। ये सुनने के बाद मिस्टर मोहरी बोलते हैं मुझे धमका रहे हो? वो बोलता है नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ और शायद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। वो बोलता है चलो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वो बोलता है इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है मेरी बेटी है जैस्मिन, और तुम्हें अच्छी तरह से बताई कि वो तुम्हें बहुत लाइक करती है, तो मेरा शर्त ये है कि मेरी बेटी से चुपचाप शादी कर लो, बाकी कुछ नहीं। वो बोलता है ठीक है। वो बोलता है बहुत जल्दी हाँ बोल दिए तुम, मतलब कमाल है, इतना ज़्यादा प्यार। एक ऐसा इंसान जो अपने उसूलों से बिक चुका है, वो इंसान एक लड़की के लिए इतना कर सकता है, मैं इमेजिन कर नहीं सकता। नॉट बैड, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी बहुत मायने रखती है, तो ओके है, मैं मेरी बेटी के लिए इतना तो कर सकता। बाद हमें दिखाया जाता है जैस्मिन आती है और वो टाई को बोलती है कि मैं तो तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती थी, मैं कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारा रिश्ता पक्का होगा। तभी टाई बोलता है मेरे मन में कोई और है, मैं किसी और से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं उसके साथ रह नहीं सकता, तो मैं उसको खुशी देने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन कभी हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन एक्सपेक्ट मत करना। जैस्मिन बहुत बुरा फ़ील करती है। उसके बाद घर जाने के बाद ही क्या जाता है, टाई अपनी मॉम को देखता है, मॉम को कुछ बोलता है, उससे पहले मॉम बोलते हैं घुटने पे बैठो, नी डाउन करो। उसके बाद वो नी डाउन करता है, और तभी वो बोलती है तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे डैड कैसे मरे थे। वो बोलते हैं मम्मा आप ये क्यों पूछ रहे हो? तभी मम आप ये सब कुछ ज़्यादा मत सोचो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बोलती है मुझे सच बताओ। वो बोलता है मम गैंग फाइट में। तभी वो बोलता है मैं वहीं पर था और मैं डैड को बचा नहीं पाया। बाद में पता चलता है जो टाई के डैड थे वो बहुत बड़े माफिया गैंग के टीम में हुआ करते थे। मॉम तो बहुत रोने लगती है। वो बोलता है मॉम आप टेंशन मत लो। तभी वो बोलता है और तुम क्या करते हो? तुमने बोला था ना कि तुम एक ड्राइवर हो और एक बॉडीगार्ड हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें नहीं लगती है। उसके बाद वो उसको बहुत सारे फोटोज देती है जहाँ पर टाई लोगों को पीट रहा था। मतलब वही ऑब्वियसली किसी ने टाई का सच एक्सपोज कर दिया था अपने मॉम के सामने। मॉम बोलती है तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह निकले। आज के बाद मुझे मॉम मत बोलना और मेरा कोई बेटा नहीं बोल के रोते-रोते अंदर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ जब घर आती है तो वो देखती है कि टाई अपना पूरा सामान पैक कर रहा होता है। उसके बाद याओ
टाई को बोलती है मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बोलता है क्या? तभी वो एक वॉइस नोट जो जैस्मिन इसको भेजी थी वो प्ले करती है, जहाँ पर उसने बोला था कि हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, तुम्हें क्या बोलती है ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी वो बोलता है क्या चल रहा है, मतलब मैं शादी कर रहा हूँ, दैट्स इट, अपने लीडर की बेटी से। तभी वो बोलती है आर यू श्योर, आर यू सीरियस? वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलती है क्या तुम्हारे लिए सब कुछ एक रिवेंज था, हमारे घर पे आना, मेरे साथ हो सब कुछ? वो बोलता है हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ रिवेंज के लिए आया था और अभी मुझे मज़ा नहीं आ रहा और ना ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए और तुम्हें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आई शुड मूव ऑन राइट। और मैं हमेशा पूरी लाइफ रिवेंज रिवेंज के तो नहीं रह सकता ना, मेरी मॉम अपनी है, मॉम के अलावा कोई और अपना है नहीं, एंड आई एम बोर्ड। ऐसा बोलता है याओ को। वो बोलती है क्या सच्ची में? वो बोलता है यस, आई एम बोर्ड ऑफ यू एंड आई कैंट प्ले एनी मोर। बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। याओ अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में होती है, तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका जो लैंड था वो बिकने वाला था, वो अब नहीं बिकने वाला, और जो उसे लेना चाहते थे वो भी पीछे हट चुके हैं डाका गैंग। वो शौक में आती है, वो बोलते हैं पर ऐसा कैसे? तभी उसका बंदा बोलता है मे भी कुछ हुआ है, वरना वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको तो पता है उनके रूथलेसनेस के बारे में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया। यार शॉक में या बोलते ऐसा कैसे हो सकता है? वो सोचने लगती है, उसे इससे कहीं न कहीं चीज़ें लिंक लगने लगती है कि टाई अब किसी और से शादी कर रहा है और सब कुछ हो गया। उसे बहुत बुरा लगता है, उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि टाई ने ऐसा कुछ क्यों किया। वो बहुत रोती है। अगले दिन जहाँ पर टाई वहीं जगह पे होता है जहाँ पर अक्सर याओ को रहना पसंद था, मतलब उसके मॉम के ग्रेवयार्ड के साइड पर। वहाँ पर वो बैठ रहा होता है, तभी वहाँ पर याओ चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है याओ उसे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है मुझे पता था तुम कुछ तो बात करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर बुलाई हो। उसके बाद वो बोलती है तुमने अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलते हैं तुम्हारा और जैस्मिन का एंगेजमेंट और सडनली शादी, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम इतनी जल्द किसी के साथ एंगेज होने वाले टाइप के इंसान नहीं हो। वो बोलता है हाउ डू यू नो? तभी वो बोलती है मेरे पापा अभी जिस हाल में है वो रीज़न तो मुझे अच्छी तरह से पता है, और वो लैंड खरीदने के लिए तुम्हारे लोग मरे पड़े थे, लेकिन अभी पीछे हट चुके हैं। मुझे बस इतना बताओ क्या सच में तुम उससे शादी करना चाहते हो? वो बोलता है शी इज़ गुड पार्टनर फॉर मी एंड फॉर माय फ्यूचर, क्योंकि हमारे गैंग को मुझे आगे भी लेके जाना है, हमारे कुछ उसूल है और गैंग के जो मेन ओनर है उनकी बेटी से शादी करूँगा तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होगा, दैट्स इट। वो बोलती है मुझे पता है तुमने शादी के लिए हाँ इसलिए बोला क्योंकि वो लोग मेरा जो लैंड है वो लौटाने वाले थे और लौटे क्यों? वो बोलता है नहीं मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। वो बोलती है क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो या फिर तुम्हारे मन में कोई और है? वो कुछ नहीं बोलता, कुछ फ्लैशबैक, मतलब वो मन में अपने आप को यही बोला था कि मुझ से घटिया इंसान जो कभी भी किसी को कंसिडर नहीं करता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकता, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। तभी याओ अभी प्रेजेंट में बोलती है तुम बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आई होप तुम इस शादी में खुश रहो और तुम्हें कभी किसी की तकलीफ ना हो, बोलकर वहाँ से वो बेस्ट ऑफ लक बोल के चली जाती है। टाई अपने आप से बोलता है कि मैं खुश तो रहने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा बोल के अपने आप को समझाने की ट्राई कर याओ खुद बहुत ज़्यादा सैड थी, हार्ड थी, अपने पापा के साथ बैठी हुई होती है। वो यही बोले जा रही होती है कि अगर मैं अपनी खुशी का सोचूँगी बहुत कुछ मिस होगा डैड, और पैरेलली टाई भी युवा को बहुत मिस कर रहा होता है, रो रहा होता है, और तभी वहाँ पर उसका बंदा आता है और बोलता है आप यहाँ पर इस तरह से सैड बन के बैठी हो और वहाँ पर याओ बिल्कुल भी कुछ खाए बगैर पिए बगैर अपने डैड के साइड पे बैठी हुई है, इससे बेटर हम दोनों एक दूसरे को सच क्यों नहीं बता दे? वो बोलता है ये सब कुछ बेकार है, अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ तो उस टाइम पे मोरी मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैस्मिन उसके लिए उसकी आँखों की तारा है, अगर उसको हर्ट करूँगा तो वो तो याओ को नहीं छोड़ने वाला और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मेरा पैर याओ के लिए ऐसे ही साबित होगा शायद कि मैं उसकी खुशी के लिए अपने आप को सैक्रिफाई करूँ, ऐसा वो बोल के सैड होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ के पापा आँखें खोलते हैं। उसके बाद याओ बोलती है डैड मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं बेटा उससे पहले तुम पुलिस स्टेशन में कॉल करो और जियांग के बारे में सच बताना है मुझे। वो बोलते हैं डैड क्या बोल रहे हैं? तभी वो बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। वो शॉक में। उसके बाद अंकल बोलते हैं मुझे यकीन तो आ नहीं रहा, लेकिन उसने जानबूझ के मेरे ऊपर लोगों को भेजा मुझे मारने के लिए। उसके बाद यह बोलती है क्या डैड? तभी वो बोलते पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ तो वो ऐसा निकलेगा। यह बोलती है क्योंकि वो जेलस है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो टाई को कभी हरा नहीं सकता, इसलिए टाई को फंसाने के लिए आपके साथ ये सब कुछ करवाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी
क्योंकि मैंने उसका मैरिज प्रपोज़ल भी रिजेक्ट किया, शायद वो उसके मन में और आग फैला दिया होगा आपके अगेंस्ट। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं, अच्छा हुआ बेटा कि तुमने उसकी मैरिज प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होता। वो बोलते हैं, नहीं डैड, मैं उसको इतनी जल्दी तो जाने नहीं दे सकती। तभी डैड बोलते हैं, उससे पहले हमें कुछ सेट करना पड़ेगा। काफ़ी सैड था। वो वही जगह पे अक्सर आके बैठा करता था जहाँ पर याओ को आना पसंद था, मीन्स उसकी मम का ग्रेवयार्ड वाला एरिया। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है, बॉस ये बहुत गलत है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरी इतनी औकात है कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन ये गलत है। आप दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो। सबको पता है, आपको पता है, उसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन एडमिट करना नहीं चाहते। टाई बोलता है, मुझे जैसा इंसान किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता, और वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। मेरा पास्ट बहुत डार्क है और मेरा फ्यूचर भी इतना अच्छा है नहीं कि मैं यहाँ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी करूँ। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस अक्सर प्यार के अपने आप से दूर रहने के बाद रियलाइज होता है कि वो प्यार आपके लिए कितना मायने रखता था, या फिर वो प्यार कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। आप लोग जब एक दूसरे के साथ हो सकते हो, उस टाइम पे सब कुछ को आगे छोड़कर, पीछे छोड़कर अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो एक और एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते उनके साथ होने के लिए? शायद सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप उनको कभी कुछ होने नहीं दे सकते। तो जाओ, एक बार तो ट्राई करो, एक बार तो जाके आप ये चीज़ एडमिट करो कि आप उनसे प्यार करते हो। और मिस्टर मोरी को सच बताओ, क्योंकि ये तो जैस्मिन के लिए भी तो गलत होगा ना, क्योंकि वो आपको लाइक करती है, लेकिन आप उसको लाइक नहीं करते, और ना ही वो आपसे प्यार करती है, उसका बस अट्रैक्शन है। एक बार ट्राई करो, बस शायद में भी आप दोनों का प्यार, आप दोनों का साथ में रहने का एक जो ड्रीम है, जो आप एक दूसरे को डिजर्व करती हो, वो पूरा हो जाए। पास आता है टाई और वो बोलता है, मास्टर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वो तो बहुत गुस्से में आता है, वो उसे पीटने लगता है। तभी टाई बोलता है, शादी उनसे किया जाता है जिनसे आप प्यार करो, और जैस्मिन से मैं प्यार नहीं करता। जैसे कि एग्रीमेंट की वजह से मैं आपकी बेटी की लाइफ खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि आई एम जस्ट अ डेट बॉय, दिल में कोई और है। तभी वहाँ पर वो गुस्से में आकर उसको गोली चलाने वाले होते हैं। जैस्मिन वहाँ पर आती है और रोकती है। वो बोलती है, टाई मुझे प्यार ना करे, वो चलेगा, बस मैं उसकी एक मैरिज पार्टनर बन के भी रह सकती हूँ। तभी टाई बोलता है, जैस्मिन मैं तुम्हें झूठ बोला नहीं चाहता, तुम मेरे लिए छोटी बहन की तरह हो, और आई एम सॉरी, मैंने शादी के लिए हाँ बोला, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। डैड बोलते हैं, तुम्हारी मजबूरी क्या हो है ना, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। तभी वो बोलते हैं, नहीं उनको कुछ मत करना, इसके अलावा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी जैस्मिन ये बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी टाई को डैड बोलते हैं, एक काम करो। उसके बाद वो रिवॉल्वर निकालती है, और उसके बाद वो 5 जो 6 गोलियाँ होती है रिवॉल्वर में, उसमें से 5 तो निकाल देते हैं, और आखिरी था। और उसके बाद डैड बोलते चलो इसको चलाओ, 5 बार मैं चांस देता हूँ, और 1 बार में गोली चलेगा, तो ये 5 बार में अगर गोली चल गया तो तुम गए, अगर 5 बार तक भी तुम बच गए, मीन्स तुम्हारा किस्मत लिखा हुआ है बचना, और मैं छोड़ दूंगा। टाई कुछ सोचे समझे और बंदूक को छीनता है और चलाने लगता है गोली। जैस्मिन रोकने की ट्राई कर रही होती है, डैड नहीं सुनते। उसके बाद 5th गोली चलने वाला था, तभी जैस्मिन बंदूक को छीनती है और वो बोलती है, अगर टाई को कुछ होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। भले ही ये मुझसे प्यार ना करे, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। डे 1 से मुझे इसकी लॉयल्टी पसंद है। ये आपके लिए कुछ भी कर सकता था, मुझे वो पसंद है डैड। कोई बात नहीं, अगर ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं इसको जाने दूँगी। मुझे वो इंसान पसंद है जो अपने ज़ुबान का पक्का हो, वो नहीं जो अपनी ज़ुबान से मुकर जाए। और डैड आपको पता है इसने आज जो किया है उसकी वजह से ये मेरे नज़र में कुछ नहीं है। डैड क्या आप सच में ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते हो जो एक लूज़र हो, जिसके दिल में कोई और हो, और मुझे एज एन ट्रॉफी वाइफ रखे? नहीं डैड, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ ना, तो आज मेरी एक और ज़िद है। टाई को जाने दो डैड, मैं किसी और को ढूँढ लूँगी, या फिर मुझे लाइफ को जीने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत है नहीं। आप हो ना मेरे साथ। मैं बाहर फॉरेन जाके पढ़ना चाहती हूँ डैड, कुछ टाइम के लिए मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। अपनी बेटी के लिए मोरी टाई को जाने देता है। वो बोलता है, हमारा गैंग कोई और लीडर ढूँढ लेगा। आज मैं अपनी बेटी के प्यार में खो गया, और मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। टाई ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, और मिस्टर मोरी की आंखों में आज सिंसियरली आंसू थे। टाई को कोई तो कॉल करता है और बोलता है, जियांग के अगेंस्ट सारा सबूत मिल चुका है। उसने यहाँ के पापा को मारने की ट्राई किया, उसका भी सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, हमारे पास एविडेंस है। और जहाँ तक बात
डाकाई गैंग का है, उसका भी मेन हमें मिल चुका है। तो अब हमारा प्लान फाइनल स्टेज पे आ चुका है। तो अब आपको वहाँ पर एक माफिया लीडर या फिर एक गैंगस्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो 5 साल का जो सैक्रिफाइस था वो वर्थ इट रहा, ऐसा वो बोलता है। टाई फ़ोन कर रखता है एंड देन हमें दिखाया जाता है टाई पुलिस यूनिफॉर्म में वापस आता है। मीन्स टाई गैंग लीडर नहीं बल्कि आज भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। एंड जियांग के डैड उसको पीट रहे होते, उसको गालियाँ दे रहे होते क्योंकि उसकी सारी हरकतें एक्सपोज हो चुकी थी और उसको पुलिस पकड़ने वाले थे। जियांग समझ नहीं पा रहा होता है, उसने जो जलन और बेवकूफ़ी में जो किया था उस बात की वजह से वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुका था और डैड एक और बार उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर रही थी। अगले सीन में मिस्टर मोरी को उसका बंदा बोल रहा होता है कि अब हमारे गैंग का क्या होगा। बस तभी मोरी बोलता है, मैंने हमेशा से सोचा था कि टाई हमारे गैंग को आगे ले जाएगा, लेकिन जो भी हुआ उसको मैं बोलना चाहता हूँ। और एक काम करो, मेरी भी उम्र हो रही है और पता नहीं कब तक हम लोग बचेंगे, पुलिस वाले कभी भी हमें पकड़ सकते हैं। तो एक फर्दर प्रिपरेशन के लिए जैस्मिन बाहर रह रही है, उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे डालो कि उसको कोई कमी ना हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टाई आता है ड्रेस में, पुलिस ड्रेस में, और मिस्टर मोरी उसको देखकर वही गैंग लीडर वाला इमेज उसके दिमाग में बैठा हुआ था। तभी वो हंसता है और बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक अंडरकवर एजेंट बन के हमारे गैंग को चलाओगे। वो उसे सीधा देख भी नहीं रहा होता है। तभी वो बोलता है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी कार, घर, तुम जो चाहे वो ले सकते थे, दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में, तो तुमने ये क्यों चूज किया एक पुलिस ऑफिसर बनना रहता था गैंगस्टर। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे ऑप्शन से टाई, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर से ज़्यादा बहुत कुछ डिजर्व करते थे। तभी टाई बोलता है, मेरे लिए मेरी ड्यूटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो बोलता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारे डैड को मैंने ही मारा हुआ है, इस बात की वजह से रिवेंज लेने के लिए तुमने यहाँ पर गैंग लीडर होने का ड्रामा किया ना, ताकि तुम पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सको। वो बोलता है, हाँ, मैंने रिवेंज से ज़्यादा अपने आप को हमेशा कंट्री के लिए सैक्रिफाइस किया है। मेरे लाइफ के 5 साल एक गैंग लीडर बन के गया हुआ है और मैं अपनी मॉम की आँखों में आँखें मिला के भी नहीं देख सकता। और आपको क्या लगता है कि आपके पैसे और आपका रुतबा में मुझे कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? और उसके बाद वो उसके सर पे बंदूक रखता है और बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट। उसके बाद वो उससे बोलता है, और आपकी बेटी का टेंशन मत लो, वो फ़ॉरेन जा चुकी है, उसकी लाइफ अच्छी होगी, मैं मेक श्योर करूँगा, लेकिन आप अब नहीं बचोगे, आपको यहाँ पर हम नहीं छोड़ सकते। और इस तरह से डाकाई गैंग पकड़ में आ जाता है और बोलता है, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, अब मैं कभी भी अपने कंट्री को धोखा नहीं दूंगा। उससे माफ़ी मांग रही थी कि उनको लगा था ना कि उनका बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन एट द एंड वो गैंगस्टर नहीं बल्कि इतना बढ़िया काम कर रहा था गैंग में रहकर अंडरकवर ऑफिसर बन के, इसलिए वो सॉरी बोल रही थी। लेकिन टाई बड़ा तेल वाला हमारा बंदा अपनी मॉम को बोलता है, आप सॉरी मत बोलो मॉम, मेरा फर्ज था। टाई अंकल के बारे में पूछता है, अंकल अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे थे, लेकिन हाँ अभी भी बोला है कि 1-2 महीना हॉस्पिटल में रहना तो पड़ेगा। उसके बाद टाई बोलता है, याओ कैसी है। तभी वो बोलते हैं, जब से तुम गए उसके बाद तो उसने अपने आप को काम पे कुछ ज़्यादा ही लगा लिया है, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और तभी वो बोलता है, चलो अच्छा है मॉम। तभी वो बोलता है, बेटा तुम क्या याओ से मिलने नहीं जाओगी? वो बोलता है, मॉम। तभी वो बोलते हैं, बेटा मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। आई नो कुछ टाइम के लिए मुझे लगा था कि ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में कभी बीच में नहीं आऊँगी। शायद समझ आता है वो मॉम, उसकी मॉम क्या बोलना चाहती है। उसके बाद अगले सीन जहाँ पर या वो अपने मॉम के ग्रेबार वाले साइड पर ही बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर टाई आता है। टाई बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी, याओ कैसी हो? वो उसे देखती है, वो उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर गैंग लीडर? ये सुनने के बाद वो बोलता है, एक भाई अपनी बहन को लेने आया है और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है क्या? वो बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, मैंने बोला ना डे 1 पर ही बोला था कि मैं तुम्हें कभी भी अपना भाई नहीं मानती। हमारे पेरेंट्स ने शादी ज़रूर की है, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदला है। तभी वो बोलता है, अच्छा। उसके बाद उसके पास जाता है, उसे फ्लावर देता है और वो बोलता है, तो आज हमारा एक एग्रीमेंट बनेगा, क्या तुम तैयार हो इस एग्रीमेंट के लिए? वो बोलती है, क्या? तभी वो बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये एक्सेप्ट करो कि यू आर माइन।
वो बोलती है, "ये रूल के अगेंस्ट नहीं है।" वो सुनने के बाद वो बोलता है, "इस दुनिया में कोई ऐसा रूल है जो मैंने फॉलो किया है तो इसको भी ब्रेक करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा।" वो कुछ बोलती है उससे पहले उसे किस करता है एंड इस तरह से ये स्टोरी खत्म। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा भी लगा है मुझे ज़रूर बताना और मैं आप लोगों की राय इस कमेंट में ज़रूर सुनना चाहूँगी। और आप लोग किस तरह के ड्रामे देखना पसंद करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सून। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।